जब मौसम विभाग की तरफ से ये खबर आती है कि इस साल मॉनसून सामान्य से कम रहने वाला है, तो हम में से ज्यादातर लोग एक तरह से राहत की सांस लेते हैं। हाँ, वो एक नेचुरल रिएक्शन है। सबको लगता है कि चलो कम से कम बाढ़ तो नहीं आएगी। बिल्कुल। दिमाग में तुरंत ख्याल आता है कि इस बार उस भयानक मंजर से तो नहीं गुजरना पड़ेगा। मतलब सूखे की थोड़ी टेंशन हो सकती है, लेकिन जलभराव और शहरों के डूबने का डर थोड़ा कम हो जाता है। सही बात है, लेकिन डेटा एक बहुत ही डरावनी और बिल्कुल अलग कहानी बता रहा है। राइट। और हमारे पास जो आज का एनालिसिस है, जो अमिताभ सिन्हा की एक बहुत ही डिटेल रिसर्च पर बेस्ड है, वो हमारी इस पूरी धारणा को पलट कर रख देता है। बिल्कुल पलट देता है। सच तो ये है कि हमारे सबसे सूखे साल अब हमारी सबसे भयानक बाढ़ का कारण बन रहे हैं। और आज के इस डीप डाइव में हम यही डिकोड करेंगे कि आखिर ये रेन गेज यानी बारिश मापने का जो पैमाना है, वो हमसे झूठ क्यों बोल रहा है, और कैसे कम बारिश का ये धोखा हमारे शहरों के लिए एक टाइम बम बन चुका है। ये सच में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। मतलब हम दशकों से इस माइंडसेट में जी रहे हैं कि बारिश कम तो बाढ़ का कोई खतरा नहीं। सही कहा। लेकिन जब हम मौसम विभाग यानी आईएमडी के काम करने के तरीके और उनके ब्रॉड डेटा को करीब से देखते हैं तो सच्चाई कुछ और ही निकलती है। तो ये आईएमडी का डेटा हमें पूरी सच्चाई क्यों नहीं बताता? क्योंकि आईएमडी अक्सर मैक्रो स्टैटिस्टिक्स में बात करता है। मैक्रो स्टैटिस्टिक्स का मतलब है पूरी पिक्चर को एक साथ एक बड़े फ्रेम में देखना। अच्छा, मतलब ओवरऑल सीजन का हाल। एग्जैक्टली। जब वो कहते हैं कि इस साल लॉन्ग पीरियड एवरेज का 92% बारिश होगी, तो ये आंकड़ा सुनने में बड़ा सेफ लगता है। ये लॉन्ग पीरियड एवरेज या एलपीए आखिर काम कैसे करता है? क्योंकि 92% सुनकर तो यही लगता है कि बस पासिंग मार्क्स आ गए हैं, कोई बहुत ज्यादा बारिश नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लॉन्ग पीरियड एवरेज असल में पिछले 50 सालों में हुई बारिश का एक औसत है। 50 सालों का? हाँ, भारत के लिए ये औसत करीब 87 या 88 सेंटीमीटर के आसपास होता है। तो जब आईएमडी कहता है कि इस बार 92% बारिश होगी, तो वो इस 50 साल के औसत से तुलना कर रहे होते हैं। राइट, समझ गई। और 92% को सामान्य से कम माना जाता है। अब पूरे देश के लेवल पर पूरे 4 महीने के मॉनसून सीजन के लिए ये आंकड़ा शायद सही हो। लेकिन इसमें एक कैच है, राइट? बहुत बड़ा कैच है। ये जो मैक्रो आंकड़ा है, ये इस बात को पूरी तरह छिपा लेता है कि वो बारिश आखिर किस तरह से, कब और कहां हो रही है। अगर इसे एक आम जिंदगी के उदाहरण से समझने की कोशिश करें, तो मान लीजिए कि किसी का महीने का बजट बहुत टाइट है। अच्छा एग्जाम्पल है। सुनने में लगेगा कि वो इंसान बहुत कम पैसे खर्च करने वाला है। लेकिन क्या हो अगर वो इंसान अपना महीने भर का वो सारा लिमिटेड पैसा सिर्फ एक ही दिन में उड़ा दे? बाप रे, तब तो दिक्कत हो जाएगी। वही तो, जब महीने के अंत में उसकी स्टेटमेंट आएगी तो आंकड़ा तो यही दिखाएगा कि कुल खर्च कम हुआ है, लेकिन उस एक दिन में जो भयंकर फाइनेंशियल क्राइसिस आई, उस पे किसी का ध्यान नहीं जाएगा। क्या मौसम के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? ये एकदम परफेक्ट लॉजिक है इस बात को समझने के लिए। मौसम विज्ञान की भाषा में इसे इंट्रा सीजनल वॉलेटिलिटी कहते हैं। इंट्रा सीजनल वॉलेटिलिटी मतलब सीजन के अंदर का उतार चढ़ाव। एग्जैक्टली। सीजन के अंदर ही एक्सट्रीम लेवल का उतार चढ़ाव आना। कुल बारिश कितनी हुई, इसका अब इस बात से कोई सीधा कनेक्शन नहीं रह गया कि उस सीजन में कितनी भयंकर तलाई आ सकती है। ओह वाओ! अब डेटा देखिए, हमें पता चलता है कि 2015, 2018 और 2023 के जो साल थे, वे कागजों पर सामान्य से कम बारिश वाले साल थे। आधिकारिक तौर पर ये सूखे वाले साल थे। राइट, मुझे याद है उन सालों में सूखे की काफी खबरें थीं। लेकिन अगर आप हिस्ट्री पलटकर देखें तो इन्हीं सालों में देश ने कुछ सबसे खतरनाक और विनाशकारी बाढ़ का सामना भी किया। ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। बिल्कुल। मतलब कुल बारिश कम होने के बावजूद एक्सट्रीम इवेंट्स कम नहीं हुए, बल्कि और ज्यादा इंटेंस हो गए। मैं यही सोच रही थी, मतलब पूरे सीजन का टोटल कम है, लेकिन जो भी पानी आ रहा है वो एक ही बार में तबाही मचा कर जा रहा है। हाँ, सारा पानी उसी एक दिन के खर्च की तरह बरस रहा है। पर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, अगर कुल बारिश कम हो रही है तो ये पानी अचानक इतना खतरनाक रूप क्यों ले रहा है? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। मतलब क्या ये सिर्फ हमारी धारणा है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर हर वीडियो तुरंत वायरल हो जाता है, या फिर सच में कोई नया ट्रेंड बन चुका है? नहीं नहीं, ये सिर्फ सोशल मीडिया का इल्यूजन बिल्कुल नहीं है। डेटा इस शिफ्ट को बहुत क्लियरली प्रूव करता है। बारिश के होने का जो पूरा पैटर्न है, उसकी टाइमिंग और इंटेंसिटी पूरी तरह से बदल चुकी है। पूरी तरह से बदल चुके हैं? हाँ,
आईएमडी की एक बड़ी स्पेसिफिक टेक्निकल डेफिनेशन है अत्यधिक भारी बारिश या एक्सट्रीमली हैवी रेन की। वो क्या है? जब भी किसी एक इलाके में 24 घंटे के भीतर 21 सेंटीमीटर यानी 210 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की जाती है तो उसे इस कैटेगरी में रखा जाता है। रुकिए, 24 घंटे में 21 सेंटीमीटर बारिश? जी हाँ। अगर हम इससे विजुअलाइज करें तो इसका मतलब है कि एक पूरे के पूरे शहर के ऊपर एक दिन में घुटनों तक पानी गिर जाना। मतलब ये वॉल्यूम के हिसाब से करोड़ों लीटर पानी है जो सिर्फ कुछ घंटों में जमीन पर आ रहा है। एग्जैक्टली। और ये जो छोटी अवधि में बेहिसाब पानी गिरने का पैटर्न है, ये अब कोई वंस इन अ डेकेड यानी 10 साल में एक बार होने वाली घटना नहीं रह गई है। तो क्या ये अब रेगुलर हो गया है? बिल्कुल, ये अब न्यू नॉर्मल बन चुका है। अगर हम सिर्फ 15 साल पीछे जाकर 2008 से 2011 के बीच का डेटा देखें तो पूरे एक मॉनसून सीजन में ऐसी अत्यधिक भारी बारिश की अधिकतम घटनाएं लगभग 64 के आसपास होती थी। ठीक है, पूरे देश में एक सीजन में 64 एक्सट्रीम इवेंट्स। लेकिन अब 2017 से 2025 तक के ट्रेंड को देखिए, यह संख्या अब नियमित रूप से 3 गुना बढ़ चुकी है। बाप रे, 3 गुना? हाँ, और 2024 में तो ये आंकड़ा सारे रिकॉर्ड तोड़कर 181 घटनाओं तक पहुंच गया। 64 से सीधे 181। ओह माय गॉड। इसका सीधा सा मतलब है कि बादल अब पूरे सीजन में थोड़ा थोड़ा करके नहीं बरस रहे हैं। वो आते हैं और कुछ ही घंटों के भीतर किसी एक जगह पर फट पड़ते हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? मतलब मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे? आसमान में ऐसा क्या बदल गया है कि बादलों ने धीरे धीरे बरसना छोड़ दिया है? इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो सीधे तौर पर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से जुड़ा है। हमेशा की तरह क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल। जैसे जैसे धरती का तापमान बढ़ रहा है, हमारे वायुमंडल या एटमॉस्फेयर का तापमान भी बढ़ रहा है। अब एक सिंपल सा फिजिक्स का नियम है, गर्म हवा ठंडी हवा के मुकाबले ज्यादा नमी या मॉइस्चर होल्ड कर सकती है। अच्छा। इसे एक विशाल स्पंज की तरह सोचिए। पहले का एटमॉस्फेयर एक नॉर्मल स्पंज था जो थोड़ा पानी भरते ही उसे बारिश के रूप में नीचे गिरा देता था। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग ने उस स्पंज को बहुत बड़ा और गर्म बना दिया है। तो अब वो स्पंज ज्यादा पानी सोख सकता है बिना उसे नीचे गिराए? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वो गर्म हवा उस नमी को अपने अंदर तब तक होल्ड करके रखती है जब तक कि वो अपनी एब्सोल्यूट लिमिट तक ना पहुंच जाए। और जब वो लिमिट क्रॉस होती है तब क्या होता है? तब वो पूरा का पूरा विशालकाय स्पंज किसी एक शहर या इलाके के ऊपर सिर्फ चंद घंटों में पूरी तरह से निचोड़ दिया जाता है। ओह, तो इसलिए अचानक इतनी भयानक बारिश होती है। हाँ, यही वजह है कि बारिश के दिन कम हो गए हैं, लेकिन जिस दिन बारिश होती है वो सीधे बाढ़ ले आती है। ओके, तो आसमान से तो 21 सेंटीमीटर पानी गिर रहा है, ये बात तो समझ में आती है। स्पंज वाला एग्जाम्पल बहुत क्लियर था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये सीधे आपदा में कैसे बदल जाता है? मतलब हमने हमेशा से मॉनसून देखे हैं, हमारे शहरों में ड्रेनेज सिस्टम है। हाँ, कहने को तो है। राइट। और हम हमेशा सोचते हैं कि बाढ़ का मतलब है नदियों के किनारे बसे गांव डूब गए या पहाड़ों पर लैंडस्लाइड आ गई। लेकिन अमिताभ सिन्हा का रिसर्च दिखा रहा है कि अब कंक्रीट के जंगल, हमारे टियर 1 शहर सबसे ज्यादा खतरे में है। जमीन पर ऐसा क्या फेल हो रहा है? जमीन पर जो फेल हो रहा है वो हमारा अपना बनाया हुआ ढांचा है। अगर आप पिछले एक दशक का इतिहास देखें तो 2013 से 2025 के बीच भारत ने हर साल बिना नागा किए किसी न किसी बड़ी बारिश जनित आपदा का सामना किया है। हर साल? हर साल। 2013 की केदारनाथ त्रासदी, 2014 के कश्मीर फ्लड्स, 2015 के चेन्नई फ्लड्स, 2018 के केरल फ्लड्स और अभी 2024 का वायनाड भूस्खलन। हाँ, ये सब बहुत भयानक त्रासदियां थीं। हर साल देखते हैं, जरा सी बारिश होती है और अंडरपास स्विमिंग पूल बन जाते हैं, गाड़ियां डूबने लगती हैं। और इसके पीछे का लॉजिक बहुत सीधा है। प्राकृतिक तौर पर जब बारिश जमीन पर गिरती है तो मिट्टी और पेड़ पौधे लगभग 50 से 60% पानी को सोखकर अंडरग्राउंड वाटर टेबल में भेज देते हैं, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। हाँ, लेकिन हमने शहरों में क्या किया है? हमने पूरी जमीन को कंक्रीट और डामर से ढक दिया है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपने उस जमीन के ऊपर एक विशाल प्लास्टिक की शीट बिछा दी हो। तो जो पानी पहले जमीन के अंदर जाता था उसके पास अब नीचे जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। बिल्कुल नहीं बचा। अब 5% पानी भी जमीन के अंदर नहीं जा पाता। वो 95% पानी सरफेस पर ही बहने लगता है। बाप रे। इसके साथ ही हमने एक और बड़ी गलती की है। शहरों का जो एक्सपेंशन हुआ है वो बिना किसी प्लानिंग के हुआ है। जो फ्लड प्लेन होते थे, यानी नदियों और झीलों के वो प्राकृतिक मैदानी इलाके जहां बारिश का अतिरिक्त पानी जमा होता था, हमने वहां बड़े बड़े मॉल, आईटी पार्क और रिहायशी कॉलोनियां बना दी हैं। मतलब पानी के घर में हमने अपना घर बना लिया तो पानी अब हमारे घर में घुसेगा, राइट? एकदम सही बात है। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है हमारे ड्रेनेज सिस्टम।
हमारे ज्यादातर शहरों के ड्रेनेज सिस्टम 1970 और 80 के दशक के उस पुराने मौसम के हिसाब से डिजाइन किए गए थे, जब बारिश आराम से कई दिनों तक होती थी। तो वो आज की बारिश के लिए बने ही नहीं है। नहीं, वो ड्रेनेज सिस्टम 24 घंटे में 5 सेंटीमीटर बारिश तो झेल सकते हैं, लेकिन जब उसी ड्रेनेज सिस्टम पर आप 24 घंटे में 21 सेंटीमीटर पानी डाल देंगे तो वो पूरी तरह चोक हो जाएगा। ऑब्वियसली पानी वापस बैकफ्लो करेगा और पूरा शहर कुछ ही घंटों में एक झील में तब्दील हो जाएगा। ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है। मतलब जब हमें ये सब पता है, हमें पता है कि हमारे शहर कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं, हमारे ड्रेनेज काम नहीं कर रहे हैं और क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी का वो स्पंज बड़ा हो चुका है, तो हम पहले से अलर्ट क्यों नहीं हो पाते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरा मतलब है आज के जमाने में हमारे पास स्पेस में इतने एडवांस सैटेलाइट्स हैं, मौसम विभाग के पास बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स हैं, तो क्या IMD हमें सटीक तौर पर ये नहीं बता सकता कि इस बार 250 मिलीमीटर बारिश होने वाली है या 500 मिलीमीटर? टेक के मामले में हम कहाँ मात खा रहे हैं? ये शायद आज के मौसम विज्ञान की सबसे बड़ी और सबसे कॉम्प्लेक्स चुनौती है। इसे ग्रैन्युलर अनसर्टेनिटी या सूक्ष्म स्तर की अनिश्चितता कहा जाता है। ग्रैन्युलर अनसर्टेनिटी? हाँ, हमें यह समझना होगा कि वायुमंडल या एटमॉस्फेयर का बिहेवियर बहुत ही अराजक या केओटिक होता है। आपने केओस थ्योरी का नाम सुना होगा? हाँ, वो बटरफ्लाई इफेक्ट वाला कि कहीं एक तितली पंख फड़फड़ाए तो दूसरी जगह तूफान आ जाता है। एग्जैक्टली वायुमंडल बिल्कुल वैसा ही है। IMD के सुपर कंप्यूटर्स और मॉडल्स बहुत एडवांस्ड हैं। वो ये बिल्कुल सटीकता से बता सकते हैं कि अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से एक सिस्टम उठ रहा है और महाराष्ट्र या दिल्ली की तरफ भारी बारिश लेकर आ रहा है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है? असली मुश्किल शुरू होती है माइक्रो लेवल पर। यानी ब्रॉड पिक्चर साफ है, लेकिन जूम इन करने पर पिक्सल फट रहे हैं। बहुत सही एनालॉजी है। इसे एक और तरीके से सोचते हैं। मान लीजिए आप गैस पर पानी का एक बर्तन उबाल रहे हैं। ठीक है। आप साइंस के जरिए ये बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा और उसमें बुलबुले उठेंगे। बिल्कुल, वो तो बेसिक साइंस है। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि पहला बुलबुला बर्तन में एग्जैक्टली किस जगह पर उठेगा और उसका साइज क्या होगा? नहीं, वो तो रैंडम होगा, वो तो कोई नहीं बता सकता। बस यही ग्रैन्युलर अनसर्टेनिटी है। सुपर कंप्यूटर ये बता देगा कि मुंबई या चेन्नई में भारी बारिश होगी, लेकिन क्या वो बारिश 250 मिलीमीटर होगी या 500 मिलीमीटर? और क्या वो अंधेरी में गिरेगी या साउथ बॉम्बे में? ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना आज की फिजिक्स और टेक्नोलॉजी के लिए भी लगभग नामुमकिन है। और ये 250 मिलीमीटर से 500 मिलीमीटर के बीच का जो गैप है, वो किसी भी शहर के लिए जिंदगी और मौत का अंतर बन जाता है ना? बिल्कुल। 250 मिलीमीटर में शायद सिर्फ ट्रैफिक जाम होगा, लोगों को थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन 500 मिलीमीटर में पूरा शहर डूब जाएगा, करोड़ों का नुकसान होगा। और जब हम इस तरह के एक्यूरेट प्रेडिक्शंस नहीं कर पाते, तो इसका सीधा असर हमारे रेस्क्यू ऑपरेशंस, हमारी इकोनॉमी और ओवरऑल आपदा प्रबंधन पर पड़ता होगा। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर हम डेटा पर नज़र डालें तो 2019 से लेकर 2024 के बीच भारत में आपदा प्रबंधन या रिलीफ फंड का जितना भी पैसा खर्च हुआ है, उसका 55% से ज़्यादा हिस्सा केवल और केवल बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई में गया है। यूके 55%? आधे से ज्यादा डिजास्टर बजट सिर्फ बाढ़ का पानी सोख रहा है। हाँ, और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारी पॉलिसी मेकिंग अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रही है। हम आज भी पुराने नियमों और पुराने क्लाइमेट मॉडल्स के बेस पर एक बिल्कुल नए और आक्रामक क्लाइमेट का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर इस पूरी डिस्कशन को हम एक जगह समेटे तो एक बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। दशकों से हमारी जो नेशनल माइंडसेट रही है, वो अब पूरी तरह आउटडेटेड हो चुकी है। बिल्कुल आउटडेटेड हो चुकी हैं। पर टिकी होती थी ये सोचकर कि क्या इस साल हमारी फसलों के लिए पर्याप्त बारिश होगी। हमारी पूरी प्लानिंग कृषि, सिंचाई और सूखे से बचाव के इर्द गिर्द घूमती थी। और यही सबसे बड़ा शिफ्ट है जो हमें समझना होगा। हमने दशकों की मेहनत से सूखे या ड्रॉट से लड़ने की एक अच्छी खासी कैपेसिटी बना ली है। राइट, हमारे पास अब इरिगेशन सिस्टम है, डैम है। हाँ, इरिगेशन सिस्टम, रिजर्वॉयर और पॉलिसी लेवल पर हम सूखे को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन हमारा नया और सबसे खतरनाक दुश्मन अब सूखा नहीं, बल्कि चंद घंटों में होने वाली ये विनाशकारी बारिश। मतलब खतरा पूरी तरह बदल गया है। हाँ, आज सवाल ये नहीं है कि फसलों के लिए पानी कम तो नहीं पड़ेगा। आज का सबसे डरावना सवाल ये है कि क्या हमारे पुलों, हमारे फ्लाईओवर्स, हमारी सड़कों और हमारे रिहायशी इलाकों के लिए ये पानी एक ही बार में इतना ज्यादा तो नहीं हो जाएगा कि सब कुछ बह जाए।
मतलब हमने एक मोर्चे पर तो पूरी तैयारी कर ली, लेकिन दूसरे मोर्चे से अचानक ऐसा हमला हो गया जिसके लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बिल्कुल। और चूंकि अब ये स्पष्ट हो गया है कि ना तो ये ट्रेंड बदलने वाला है और ना ही हमारी तकनीक हमें सटीक मात्रा बता सकती है, हमें एक बिल्कुल नए तरीके से सोचना होगा। और यही बात एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और ज़रूरी सवाल खड़ा करती है। जब हमें पता है कि मौसम विभाग के सामान्य बारिश वाले आंकड़े अब असल खतरे को नहीं दिखा सकते, जब हमें ये भी पता है कि सुपर कंप्यूटर हमें पानी की एक एक बूंद का हिसाब नहीं दे सकते, तो क्या अब समय आ गया है कि हम इस परफेक्ट प्रेडिक्शन की उम्मीद छोड़ दें? ये सोचने वाली बात है। शायद हमें अपने शहरों की अर्बन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम को इस वर्स्ट केस सिनेरियो के हिसाब से फिर से डिज़ाइन करना चाहिए। जब मौसम हमें एग्जैक्ट पानी का वॉल्यूम नहीं बता सकता, तो क्या हमें अब हर काले बादल, हर बारिश को एक संभावित आपदा मानकर अपने शहरों का पूरा स्ट्रक्चर बदलना होगा? बिल्कुल, ये एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल है। तो अगली बार जब आसमान में बादल घिरें और मौसम विभाग कहे कि चिंता की बात नहीं, बारिश कम होगी, तो शायद हमें सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। आज के इस एनालिसिस में बस इतना ही।